बिमला के 3 बेटे हैं। इस वजह से बिमला मन ही मन बहुत खुश है। सभी बिमला से कहते हैं, अरे बिमला, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। 3 बेटे हैं, 3 बहुएं आएंगी, तुम तो रानी की तरह रहोगी, रानी की तरह। हाँ, खुश नसीब तो मैं हूँ। तीनों भाइयों में प्यार भी बहुत है, सभी मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन बिमला को कहाँ पता था कि आजकल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। थोड़ा सा धक्का लगने से ही सब कुछ बिखर जाता है। बिमला के 3 बेटों की नौकरी लग गई और बिमला ने बहुत उम्मीद से 3 लड़कों की शादी करवा दी। शादी के बाद वाले दिन से ही 3 बहुओं में झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी बहू सीमा बाकी दोनों से कहने लगी, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, घर के बाकी काम तुम दोनों करोगे। बहुत चालाक हो तुम दीदी, बस एक ही जगह पर खड़ी खड़ी खाना बनाना चाहती हो और हमसे सारा काम करवाना चाहती हो। हम क्यों करें बाकी सारा काम? मुझे नहीं करना, मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ, मैं नहीं कर सकती कोई काम वाम। तीनों चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगी। बिमला ने कहा, अरे बहू, क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से भी तो बात कर सकती हो। 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये सुनकर 3 बहुएं एक साथ बिमला से झगड़ने लगे। 4 लोगों से हमें क्या? आपको परवाह होगी 4 लोगों की, हमें नहीं है। हाँ, यहाँ हम परेशान हैं और आपको 4 लोगों की पड़ी है। माँ जी, मैं ऐसे एक साथ नहीं रह सकती, मुझे रसोई अलग करनी है। बिमला चौंक गई। ये क्या कह रही हो तुम बहू? अभी अभी तो इस घर में आई हो। तो क्या हुआ? इतना सारा काम मैं नहीं कर सकती हूँ? हमारे जमाने में पूरा परिवार एक साथ रहता था। हम तो सिर्फ 7 लोग हैं। मेरे घर में 70 लोग रहते थे, लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अब वो जमाना भी नहीं रहा और वो लोग भी नहीं रहे, इसीलिए चुपचाप हमारी बात मान लीजिए। बिमला के पास और कोई चारा नहीं रहा। 3 बहुओं ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली और अलग अलग खाना बनाने लगे। शाम को उसके 3 बेटे घर लौटे और सभी मीटिंग पर बैठ गए। तुम तीनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं किसके पास खाऊंगी? बड़े बेटे राजेश ने कहा, मेरे पास 4 महीने खा सकती हो आप। मेरे पास 4 महीने। और मेरे पास 4 महीने। लेकिन सीमा ने कहा, क्यों माँ, हमारे पास 4 महीने क्यों खाएंगी? छोटे देवर जी की इनकम सबसे ज्यादा है। माँ, आप छोटे देवर जी के पास 6 महीने खाएंगी। अरे वाह दीदी, ये कहाँ का नियम है? सभी के पास माँ 4 महीने करके खाएंगी, नहीं तो किसी के पास नहीं खाएंगी। इस बात को लेकर भी 3 बहुओं के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। उसमें बिमला के 3 बेटे भी शामिल हो गए। हाँ, मेरी बीवी सही कह रही है। अनुज, तेरा इनकम ज्यादा है। तो क्या हो गया? माँ तो हम तीनों की है ना। मेरा इनकम सबसे कम है, मैं माँ को सिर्फ 1 महीने खिला सकता हूँ। हाँ। ऐसे ही कुछ देर झगड़ा चलने लगा। बिमला की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? चुप करो तुम लोग, किसी को मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद खाना बनाकर खा लूंगी। तुम लोग बस शांति से इस घर में रहो। झगड़ा रुक गया। वो लोग यही तो चाहते थे। उस दिन से बिमला अकेली खाना बनाकर खाने लगी। लेकिन 3 बहुओं में झगड़ा नहीं रुका। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। अरे, ये मेरे कमरे के सामने कचरा कहाँ से आ गया? ये जरूर उस डायन रेखा का काम है। सुषमा ने सुबह सुबह रेखा पर चिल्ला दिया। रेखा भी चिल्लाने लगी, मेरा काम है? मैं तुम दोनों की तरह डायन नहीं हूँ, ये जरूर सीमा का काम है। हाँ हाँ, सारा दोष मुझ पर डाल दो। यही तो चाहती हो तुम दोनों, मुझे मार डालना चाहती हो। मेरा भाई भी पुलिस में है, मैं उसके पास शिकायत करूंगी। हाँ हाँ हाँ, कर लो शिकायत। मेरा भी भाई वकील है, मैं भी देख लूंगी। आज से तुम दोनों मुझे शक्ल मत दिखाना। 3 बहुओं के बीच में बेचारी बिमला पिस जाने लगी। 1 साल बाद सीमा का एक बेटा हुआ और रेखा की एक बेटी हुई और सुषमा गर्भवती हो गई। सीमा ने उसके पति राजेश से कहा, देखिए जी, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, बेटा भी हो गया है और इस घर में हमारे लिए कमरा है एक। हाँ, तो क्या करूं? हम लोग नए घर में चले जाते हैं, वैसे भी ये घर पुराना हो गया है। लेकिन माँ का क्या होगा? बाकी दोनों है ना माँ को देखने के लिए। माँ की वजह से हम पूरा जीवन यहीं सड़ेंगे क्या? राजेश ने नया घर देखना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश ने सभी को बुलाकर कहा, माँ, हम ये घर छोड़कर नए घर में जा रहे हैं। यहाँ एक ही कमरा है, हमारा बेटा कहाँ रहेगा? ये क्या बोल रहा है बेटा? कमरा कम पड़ रहा है तो यही बनवा ले। नए घर में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ जी, हमारा बेटा बड़ा होगा, स्कूल में भर्ती होगा, घर में पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस घर में तो कुछ जानवर रहते हैं, हमेशा शोर शराबा करते रहते हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। ऐसी माँ की बच्ची, तूने जानवर किसको बोला? तू जानवर, तेरे घर वाले जानवर। तुम सब नरक के कीड़े हो। मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ जी सुनिए, आप भी नया घर ढूंढिए।
मत जाओ तुम लोग, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी। भले ही तुम लोग एक दूसरे से अलग रहते हो, अलग खाना बनाते हो, लेकिन मैं मेरे बेटों के पास तो रहती हूँ ना। दिन में एक बार ही सही, लेकिन उन्हें देख तो पाती हूँ ना। अकेले इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। नहीं माँ, रेखा ठीक कह रही है। मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। तो तुम लोग माँ को मेरे कंधे पर बैठाकर भागना चाहते हो? मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। वैसे भी मैं तुम दोनों से ज्यादा कमाता हूँ। और इस तरह तीनों घर छोड़कर अपने अपने नए घर में चले गए। बिमला अकेली रह गई यहाँ। जिस परिवार को वो मजबूत समझती थी, वो परिवार ऐसे कांच की तरह बिखर जाएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस परिवार को लेकर उसके मन में गर्व था, अहंकार था, वही परिवार टूटकर चूर चूर हो गया। अब रोने के अलावा बिमला कुछ भी नहीं कर सकती थी। हे भगवान, क्या फायदा हुआ 3 बेटे होने का। तीनों मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली यहाँ पर क्या करूं? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ठीक से देख भी नहीं पाती। हे भगवान, मुझे उठा ले। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई और अंदर बिमला की आंखों से बारिश की बूंदें टपकने लगी। बिमला को लगा जैसे कि कुछ अनर्थ होने वाला है। रात को बिना कुछ खाए वो सो गई। उधर उसके तीनों बेटे अपने अपने नए घरों में आराम से सोए हुए थे, लेकिन देर रात को तीनों ने एक ही सपना देखा। उन्होंने देखा कि वो लोग अपनी माँ की अर्थी को उठाकर रोते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। तीनों की नींद टूट गई। माँ, कहाँ है मेरी माँ? ये मैंने क्या देखा? तीनों तुरंत उनके पुराने घर पर आ गए। उनकी बीवियां भी आ गई। उन्होंने देखा उनकी माँ बिस्तर पर सोई हुई है, लेकिन बेजान। बिमला के शरीर में आत्मा नहीं है। ये देखकर बिमला के तीनों बेटे और तीनों बहुएं रो पड़े। माँ, मेरी माँ, कहाँ चली गई तुम माँ? हमें माफ कर दो माँ, हमने आपको बहुत दुख दिया है। हम आपको छोड़कर चले गए। क्या इसी वजह से आप भी हमें छोड़कर चली गई माँ? माँ जी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बिमला का अंतिम संस्कार किया गया। माँ की मृत्यु होने के बाद तीनों को समझ में आया कि माँ की अहमियत क्या होती है। तीनों ने अपने अपने नए घर बेच दिए और पुराने घर में वापस आ गए। यही तो बिमला की आखिरी इच्छा थी। यही तो वो चाहती थी। जीते हुए ना सही, मरने के बाद वो अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं को एक कर गई। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। अल्पना और कल्पना 2 सगी बहनें थी। अल्पना की शादी अमीर घर में हुई थी और कल्पना की शादी गरीब घर में। ठंड का मौसम था। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। आसमान में छाए घने कोहरे और तेज बर्फबारी ने गरीब कल्पना की मुश्किलें बढ़ा दी थी। उफ, कितनी बर्फबारी हो रही है। सुबह के 7 बज गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी रात हो। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बंटी के पापा काम पर कैसे जाएंगे? कल्पना के पति राघव एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। ठंड के मौसम में दिन में भी रात जैसे हालात थे। ऐसे में ऑटो चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। ऊपर से ठंड के कारण सवारियां भी नहीं मिलती थी। उस दिन कल्पना का मन बहुत घबरा रहा था। उसने देखा कि राघव काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। बंटी के बाबा, आज काम पर मत जाइए, बाहर बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है, क्या पता कोई सवारी भी मिले या ना मिले। कल्पना, ठंड के मौसम में ये सब तो होता ही रहेगा। इस तरह काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी? अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ। राघव अपना ऑटो रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। कल्पना के 6 साल के बेटे बंटी की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। बंटी अभी सो रहा था। कल्पना उसे जगाती है। बंटी, बंटी उठ जा बेटे, सुबह हो गई है। माँ, अभी तो रात ही है, सूरज तो निकला ही नहीं। बेटे, कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। तू उठ जा, देख तेरे बाबा भी काम पर निकल चुके हैं। तू भी तैयार होकर पढ़ाई करने बैठ जा। कल्पना बंटी से बातें कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कल्पना ने देखा उसकी अमीर बहन अल्पना का फोन था। हेलो अल्पना, कैसी है बहन? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सुन, एक जरूरी बात बताने के लिए तुझे फोन किया है। कौन सी जरूरी बात? देख कितनी ठंड पड़ रही है। आज रात मैंने अपने घर में विंटर पार्टी रखी है। मेरी सोसाइटी की सभी औरतें और बच्चे पार्टी में आएंगे। हम बोन फायर करेंगे और वहीं बैठकर खाना खाएंगे। तू जरूर आना और बंटी को भी ले आना। लेकिन अल्पना, मेरा आना भी तय नहीं है। कल्पना, तू कितनी कंजूस है। अरे, अपनी बहन से मिलने के लिए थोड़े से पैसे नहीं खर्च कर सकती? ऑटो रिक्शा में थोड़ा सा पेट्रोल ही तो भरवाना पड़ेगा। इधर बंटी भी मौसी के घर विंटर पार्टी की बात सुनकर वहां जाने की जिद करने लगा। माँ, चलो ना मौसी के घर, मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं, तुम कहीं घुमाने नहीं ले गई। मौसी के घर पर ही एंजॉय कर लूंगा ना। ठीक है अल्पना, मैं पार्टी में आ जाऊंगी।
इतना कहकर कल्पना फोन रख देती है। लेकिन कल्पना को पता था कि जब वो राघव के ऑटो रिक्शा में बैठकर अल्पना के घर जाएगी तो अल्पना उसका कितना मजाक उड़ाएगी। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था। लेकिन बंटी के बार बार जिद करने पर कल्पना अपनी अमीर बहन अल्पना के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को जब राघव काम से घर लौटता है तो कल्पना उसे विंटर पार्टी वाली बात बताती है। कल्पना, आज कोई सवारी नहीं मिली। आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऑटो में थोड़ा पेट्रोल तो है, लेकिन वो मैंने कल के लिए बचा कर रखा है। कोई बात नहीं बंटी के बाबा, मेरा तो वैसे भी पार्टी में जाने का मन नहीं था। माता पिता की बात सुनकर बंटी ने रोना धोना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने की जिद करने लगा। कल्पना, मेरे ख्याल से तुम्हें पार्टी में अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए। चलो, मैं तुम लोगों को वहां छोड़ देता हूँ। लेकिन कल आप काम पर कैसे जाएंगे? कल के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। पार्टी में बंटी का दिल बहल जाएगा। कल्पना और बंटी तैयार होकर ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और राघव उन्हें अल्पना के घर छोड़ देता है। अल्पना का घर एक आलीशान बंगला था। उसके पति काफी रईस थे। कल्पना जब ऑटो रिक्शा से उतरकर अल्पना के बंगले में जाने लगती है तो पार्टी में आए मेहमान उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। वे कल्पना और बंटी के सस्ते कपड़े देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। इधर राघव बंगले के बाहर ऑटो लेकर खड़ा था। वहां उसे कुछ सवारियां मिल जाती हैं और उसकी कमाई हो जाती है। इधर पार्टी में, अरे कल्पना, राघव को कहाँ छोड़ दिया? वो बंगले के बाहर ही हैं। चलो अच्छा किया उन्हें बाहर छोड़ाई, इसी बहाने उन्हें सवारियां मिल जाएंगी। वैसे भी इतनी ठंड में उनकी कमाई कहाँ हो पाती होगी। सबके सामने अल्पना का इस तरह से कहना कल्पना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सभी लोग घर के बाहर लॉन में बैठे थे जहाँ बॉनफायर हो रहा था। बंटी अल्पना के बेटे विकी के साथ खेल रहा था। खाने पीने का दौर शुरू हो गया था। तभी कल्पना ने अल्पना से कहा, अल्पना, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार है, क्या तू गंगा स्नान के लिए चलेगी? क्या कल्पना, तू अभी भी इन सब बातों पर विश्वास करती है? गंगा स्नान, और वो भी इतनी ठंड में? अल्पना, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करके जरूरतमंदों के बीच दान भी करना चाहिए। ओह कम ऑन कल्पना, तू अभी भी 7 जन्मों पर यकीन करती है? अरे जो जिंदगी है सो आज है, कल किसने देखा? पता नहीं 7 जन्म होते भी है या नहीं। मैं ये सब नहीं मानती। और रही बात जरूरतमंद को दान करने की, तो मैं तुझे कुछ दान में दे दूंगी। ऐसा कहकर अल्पना जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी कल्पना के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। उससे पार्टी में कुछ खाया भी नहीं गया। बंटी का हाथ पकड़कर वो बंगले से बाहर आ गई। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा था। तीनों ऑटो पर बैठकर घर आ जाते हैं। घर आकर कल्पना फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है कल्पना? मैंने कहा था ना कि मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर कल्पना ने राघव को वो सब बताया जो अल्पना ने उससे कहा। तुम दिल छोटा मत करो कल्पना, उसे अपनी अमीरी के घमंड में रहने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य मत भूलना, मकर संक्रांति अच्छे से मनाना। और हाँ, तुम जब पार्टी में थी तब मुझे कुछ सवारियां मिल गईं और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो गई। ये लो 300 रुपए, मकर संक्रांति पर तुम्हारे काम आएंगे। कल्पना खुशी खुशी वो पैसे रख लेती है। दूसरे दिन वो थोड़े काले तिल और गुड़ खरीद कर लाती है और तिल के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में गुड़ गर्म करने लगती है। माँ, ये तुम क्या बना रही हो? बंटी बेटा, मैं काले तिल के लड्डू बनाऊंगी। काले तिल के लड्डू? हाँ बंटी बेटा, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। उस दिन काले तिल के लड्डू दान करने चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति पर काले तिल के लड्डू ही क्यों खाते हैं, जबकि बाजार में इतनी सारी मिठाइयाँ हैं? बंटी बेटा, काले तिल शनिदेव को बहुत पसंद है और गुड़ सूर्य भगवान को। इन दोनों को मिलाकर लड्डू बनाने से शनि और सूर्य के बीच संबंध अच्छे होते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इस दिन काले तिल के लड्डू बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद लड्डू को दान भी करना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। अच्छा, तो लड्डू बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। बंटी और कल्पना दोनों मिलकर काले तिल के लड्डू बनाने लगते हैं। तभी राघव अपना ऑटो किसी तरह घसीटता हुआ घर आता है। आवाज सुनकर कल्पना और बंटी घर के बाहर आते हैं। कल्पना ने देखा कि राघव को काफी चोटें आई थी और ऑटो भी खराब हालत में था। ये क्या हो गया बंटी के बाबा? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी जिसमें ऑटो टूट गया। वो भला आदमी था, उसने अस्पताल ले जाकर मेरी मरहम पट्टी करवा दी। ऑटो ठीक करने के लिए पैसे भी दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कोहरा ही इतना घना है कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, सूर्य देवता सब ठीक करेंगे।
उस दिन से राघव काम पर नहीं जा रहा था क्योंकि ऑटो ठीक करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इधर कल्पना मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करने लगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह वो गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। उसने अपने पास थोड़ा सा चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डू रख लिए। गंगा नदी पहुंचकर उसने वहां स्नान किया और भगवान सूर्य की आराधना की। उसने भगवान सूर्य को चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। उधर अल्पना ने मकर संक्रांति पर ना तो गंगा स्नान किया और ना ही भगवान सूर्य की आराधना की। पूजा के बाद घर जाने के लिए जैसे ही कल्पना घाट से बाहर आई, उसके सामने एक फटे हाल में भिखारी खड़ा था। कल्पना ने भिखारी को काले तिल के लड्डू और कुछ पैसे दिए। जैसे ही कल्पना ने भिखारी को दान दिया, भिखारी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और वहां पर सूर्यदेव प्रकट हो गए। कल्पना ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। पुत्री कल्पना, तुमने पूरे विधि विधान से मकर संक्रांति की पूजा की है। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी सदा जय हो सूर्यदेव। मैं जानती हूँ मेरी बहन अल्पना ने मकर संक्रांति की पूजा नहीं की होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे भी उतना ही फल मिले जितना मकर संक्रांति की पूजा करने वालों को मिलता है। तथास्तु कल्पना, तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कल्पना जब घर पहुंची तो उसने देखा कि राघव बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका ऑटो भी ठीक हो गया था और उसका घर रुपए, पैसों, सोने चांदी से भरा हुआ था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से अब कल्पना अल्पना से भी ज्यादा अमीर हो गई थी।